हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं रात 10 बजे दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। शुरुआत एक बड़ी खबर से। ग्वालियर से खबर है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहौटी का निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहौटी के निधन की खबर है। मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले थे आरसी लाहौटी। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर ग्वालियर से, न्यायाधीश आरसी लाहौटी का निधन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे आरसी लाहौटी। मध्य प्रदेश के गुना निवासी थे और दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ में जुड़े हैं। जी नासिर, जानकारी दें। देखिए, आरसी लाहौटी के निधन की अभी खबर आई है और जैसा कि ये गुना के रहने वाले थे और लंबे समय तक मध्य प्रदेश में भी रहे थे, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में भी जज बतौर रहे थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन अपोलो अस्पताल में भर्ती थे और उसके बाद लगातार उनका इलाज चल रहा था। और जैसे ही शाम को खबर आई है कि उनकी अंतिम सांस ली है, उसके बाद ग्वालियर चंबल अंचल में शोक की लहर है। और जैसा कि मुख्य न्यायाधीश के पद से तो कहीं ना कहीं जो वकील बिरादरी है, कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज्यादा रोष है। रुक जाया करो जरा। तो बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे आरसी लाहौटी और मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले थे। उनके निधन की खबर है। अंतिम सांस दिल्ली में उन्होंने ली है, अपोलो अस्पताल में। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर यशोदा वर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर निकाली गई रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कैबिनेट के आधा दर्जन मंत्री शामिल हुए। उधर भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करते हुए कोमल जंघेल को मैदान में उतार दिया। कोमल जंघेल कल अपना पर्चा दाखिल करेंगे। ये तस्वीरें खैरागढ़ से आई हैं, जहां नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्रियों के साथ रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। फिर राजनांदगांव कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले राजनांदगांव के फतेह सिंह हॉल में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये चुनाव सेमीफाइनल है और फाइनल अगले साल होगा। उन्होंने अपने 3.5 साल के काम और छत्तीसगढ़ मॉडल के दम पर चुनाव जीतने का दावा किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ ही कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत, मोहम्मद अकबर ने भी सभा को संबोधित किया। योजना को हम जन जन तक पहुँचाबो और यही प्रयास करबो कि हमारा गरीब मजदूर किसान ला जो सरकार की योजना है ओकर भरपूर लाभ मिले। यशोदा वर्मा को कैंडिडेट बनाया है और यशोदा वर्मा के नाम आते ही पूरे खैरागढ़ विधानसभा में खुशी की लहर जल पड़ी है। हमारे शासन की योजनाओं को लेकर हम सब जाएंगे, काम के आधार पर वोट मांगेंगे। हमने सभी उपचुनाव जीते और चौथा उपचुनाव जीतकर चौका लगा देंगे। निवेदन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। चुनाव होगा, लेकिन यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी की नीतियाँ और उनके जो कार्यक्रम हैं, किसानों के लिए उन्होंने जो काम किया है, उसको लेके जाएंगे और कांग्रेस जीतेगी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में जनता योजना क्रियान्वित करेंगे, वो सब आपके सामने है। आज दोहराई की जरूरत नहीं है, वो सब योजना लेके जाना है। अब ये चौथा चुनाव जीतना है। महात्मा के बीच के समान है बहनी हर जरा बेंच में बैठ करके कार्यकर्ता बन के बीच में बैठे हैं और प्रत्याशी है। सब चलना मिल करके ये चलना जीतना है। इधर भाजपा ने भी खैरागढ़ उपचुनाव के लिए कोमल जंघेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 2 बार विधायक रह चुके कोमल जंघेल 2018 में 870 वोटों से विधानसभा चुनाव हार गए थे। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने विधायक रहे स्वर्गीय देवव्रत सिंह के बहनोई नरेंद्र सोनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा और जेसीसीजे के प्रत्याशी
गुरुवार को नामांकन दाखिल करेंगे। पूरे बूथ लेवल, शक्ति केंद्र और मंडल तक हमारी बहुत अच्छा रचना है और उसी रचना के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और उसी रचना में हम चुनाव जीतेंगे। खैरागढ़ के जनता मन बना चुकी है कि बीजेपी को इस बार वोट करेंगे। लोगों की अपेक्षाएं थी, उसके अनुरूप प्रत्याशी मिला है, तो मुझे पूरा उम्मीद है और इस चुनाव को हम लोग लगभग जीतेंगे। खैरागढ़ विधानसभा के ही खैरागढ़ नगर पालिका में 20 में 20 सीट हम 10 सीट हम जीते, 10 सीट कांग्रेस जीती, हम बराबरी पे रहे। इस बार आगे बढ़ेंगे हम, इस बार इस चुनाव को हम जीतेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को वोटिंग और 16 अप्रैल को काउंटिंग होगी। कांग्रेस ने जहां पहले अपना प्रत्याशी घोषित किया, वहीं पहले नामांकन दाखिल कर चुनावी रैली और सभा भी कर ली। इस लिहाज से वो चुनावी मैदान में भाजपा से एक कदम आगे हो गई है। राजनांदगांव से आलोक शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार पर कर्ज को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। विधानसभा में इस मामले पर बहस भी हुई। इस पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि मौजूदा सरकार छत्तीसगढ़ को कर्ज के बोझ में दबा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया और इस पर कृषि मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि अगर किसानों के लिए कर्ज लेना पड़ता है तो सरकार तत्पर है, लेती रहेगी। दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति कहीं बेहतर है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 130% कर्ज लिया जा चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह भी 81% है। ये आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ का वित्तीय प्रबंधन कहीं बेहतर है, जबकि केंद्र के वित्तीय प्रबंधन में सुधार की जरूरत बताई। आज भी अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ की कर्ज की स्थिति कम है। कई राज्य, मध्य प्रदेश जैसा राज्य, जितना उनका राजस्व की प्राप्तियां हैं उससे लगभग 130% अधिक, माने 1.5 गुना के आसपास कर्ज ले चुका है, जबकि छत्तीसगढ़ में ये केवल 81% है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर लगातार ट्वीट करने वाले IAS अधिकारी नियाज खान सरकार के निशाने पर हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने IAS अधिकारी को निशाने पर लिया और सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि नियाज खान मर्यादा लांघ रहे हैं, लक्ष्मण रेखा जो अधिकारियों की होती है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब तलब करेगी। मध्य प्रदेश कैडर के IAS नियाज खान ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा था कि कश्मीर फाइल्स ब्राह्मणों का दर्द दिखाती है, उन्हें कश्मीर में सुरक्षा और पूरे सम्मान के साथ रहने की इजाज़त मिलनी चाहिए। निर्माता को एक फिल्म विभिन्न राज्यों में हो रहे मुसलमानों की हत्या पर भी बनानी चाहिए। मुसलमान कीड़े मकोड़े नहीं, इंसान हैं, इस देश के नागरिक भी हैं। इस ट्वीट के बाद से नियाज खान सुर्खियों में आ गए। तो मैंने भी उनके पिछले दिनों के ट्वीट देखे, जिस तरह से पेपर को टैग कर करके वो लगा रहे हैं। आज भी उनने एक ट्वीट किया है, मेरे ख्याल से वो मर्यादा लांघ रहे हैं। लक्ष्मण रेखा जो अधिकारियों की होती है वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब तलब करेगी। कबीरधाम जिले के मंगली गांव में 26 फरवरी को आदिवासी समाज के झंडे को जलाने की घटना के बाद आदिवासी समाज इस बात से बेहद नाराज है। आक्रोशित लोगों ने कुकदुर बाजार को बंद कराया, जमकर हंगामा किया। मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बड़ी संख्या में लोगों के साथ कुकदूर थाने का घेराव किया, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसी तरह दंतेवाड़ा जिले के कटे कल्याण में आदिवासियों ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील दफ्तर का घेराव कर दिया। पुलिस ने वैसे तो जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोग बैरिकेडिंग तोड़ करके तहसील दफ्तर तक पहुंच गए। इस दौरान आदिवासियों और पुलिस के बीच में कई बार हल्की सी झुमाझटकी भी दिखाई पड़ी। अपने ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। हाईकोर्ट ने जबलपुर के फेमस पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में अतिक्रमण की समस्या पर गंभीरता दिखाई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर, एसपी और भेड़ाघाट नगर पंचायत को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने सरकार समेत इन सभी पक्षों से पूछा है कि भेड़ाघाट में धुआंधार वाटरफॉल के पाथवे में काबिज अतिक्रमण को हटाया क्यों नहीं जा रहा। ये याचिका भेड़ाघाट में संगमरमर की मूर्तियां बनाने वाले शिल्पकार संघ ने दायर की है।
ग्वालियर के भितरवार थाना क्षेत्र में सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय और उनकी पत्नी समेत 8 लोगों पर धोखाधड़ी को लेकर एफआईआर की गई। आरोप है कि कंपनी ने भितरवार के युवक को 5 साल में करीब 6.5 रुपए को दोगुना करने का लालच देकर रुपए हड़प लिए। 6 साल पहले सहारा इंडिया की डबरा ब्रांच में ये रुपए इन्वेस्ट किए थे। साल 2020 में ये रकम दोगुनी मिलना थी, लेकिन रुपए मिले नहीं। पीड़ित ने इस बारे में एफआईआर दर्ज कराई। सहारा ग्रुप के चेयरमैन पर ग्वालियर में ये 5वीं एफआईआर है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी एक इसी तरह का मामला दर्ज हुआ था। नक्सलियों ने बालाघाट जिले के राष्ट्रीय कान्हा उद्यान के समनापुर मार्ग पर पुलिस मुखबिरी के शक में एक युवक सुखदेव परते की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक वन विभाग के लिए जंगल में आग बुझाने का कार्य करता था। नक्सलियों ने इस घटना स्थल पर पर्चे भी फेंके, जिसमें मुखबिरों को चेतावनी देते हुए और साथ ही वन विभाग से मजदूरी भुगतान का जिक्र भी इसमें किया है। एसपी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि युवक वन विभाग में बतौर सुरक्षा श्रमिक था, वो पुलिस का मुखबिर नहीं था। युवक की बॉडी बरामद हुई। आसपास पे कुछ पर्चे भी फेंके हुए थे, जिसमें यह बताया गया कि ये मालखेड़ी का जो इनकाउंटर हुआ था 6 नवंबर 2020 को, तो मुखबिरी के शक में जो पर्चे मिले उसमें ऐसा तथाकथित बताया जा रहा है कि ये नक्सलियों के पर्चे हैं और मुखबिरी के शक में इसको मारा गया है। और चलिए भी देखते हैं दिन की बिग न्यूज़। प्रधानमंत्री मोदी ने बीरभूम की घटना पर शोक जताया। पीएम ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुखी हूं। आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कथित रूप से टॉफी खाने के बाद 4 बच्चों की मौत हो गई। गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि टॉफी खाने से 4 बच्चों की मौत होना बताया। ऐसा लगता है कि पॉलीथिन में टॉफियां भरकर किसी ने फेंकी थी। फिलहाल जांच की जा रही है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली कोर्ट ने उनके बेटे को नियमित जमानत दे दी। इसके पहले दोनों ही इस मामले में अग्रिम जमानत पर थे। भारत के अंडमान निकोबार में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा अधिकारी ने जानकारी दी कि मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीक तरीके से निशाना साधा। इस मिसाइल परीक्षण को देखने के लिए एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और अन्य रक्षा अधिकारी मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी के आज 2 साल पूरे हो गए और इस मौके पर भोपाल में लोक कल्याण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा, विश्वास सारंग समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब कोरोना फैल रहा था तब रात 8 बजे मैंने मुख्यमंत्री की शपथ लेकर वल्लभ भवन में अधिकारियों के साथ मीटिंग ली और पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने बताई रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार और दवाई। 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में कुछ किया नहीं था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है। प्रदेश का गरीब कोरोना काल में बिजली बिलों को नहीं भरेगा, ये काम भी सरकार करेगी। इसके लिए 6000 करोड़ रुपए सरकार देगी। सीएम ने कहा कि अब तक गुंडे बदमाशों से 21,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। गरीबों के आशियाने यहाँ बनेंगे, गरीबों को पट्टा देने का काम होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 महीने की गलती से बनी कांग्रेस सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। खुशहाली विश्वकर्मा पार्टी की सरकार की पहली प्राथमिकता रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम गरीबों के लिए करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे आज गर्व होता है
कि 2 वर्ष के अंदर जो गरीबों के हक और अधिकार को कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने छीना था, आज मैं गर्व से कहता हूं उस हक और अधिकार को देने का काम हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गरीब को जीवन बदलने का काम किया है। कि हमने वो 15 महीने का कमलनाथ का राज देखा और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी के ये 2 साल कठिन परिस्थितियों में शिवराज सिंह चौहान जी चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जनता की सभी योजनाओं को फिर से शुरू किया। भिंड से खबर है, जहां लाहौर में अतिक्रमण हटाने के बाद शिकायतकर्ता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। लाहौर के वार्ड नंबर 14 हरिजन बस्ती का मामला है, जहां सीताराम राठौर और उसका रिश्तेदार उमेश राठौर रहता था। उमेश राठौर एक मकान बना रहा था, जिसका दरवाजा सीताराम राठौर के मकान के सामने जा रहा था। सीताराम ने इसका विरोध किया, लेकिन रमेश माना नहीं। इसके बाद सीताराम ने स्थानीय लोगों के साथ प्रशासन से इसकी शिकायत की। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत रमेश राठौर का मकान तोड़ दिया। इस बात से रमेश बेहद नाराज था। दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। रमेश ने कुल्हाड़ी मारकर सीताराम की हत्या कर दी। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम सीताराम राठौर था और इसका और इसके एक परिजन का अतिक्रमण को लेकर विवाद था, जिसको लेकर आज ये सुबह घटनाक्रम पारित हुआ था। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस में इसमें FIR पंजीबद्ध की गई और इसका जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने तुरंत इसमें गिरफ्तार किया। इंदौर के द्वारिकापुर इलाके में एक दिल दहला देने वाला वाकया हुआ, जहां एक ठेकेदार ने अपनी पत्नी की चार्जर की केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर खुद फंदे पर झूलकर खुदकुशी भी कर ली। रंगपंचमी के दिन बच्चों के घर से बाहर जाते ही ठेकेदार ने कदम उठाया। आशंका है कि पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका थी। रंजीत नाम के कंस्ट्रक्शन व्यापारी ने अपनी पत्नी संतोषी बाई की हत्या की और फिर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। ठेकेदार एक दिन पहले अपनी पत्नी को मायके से लेकर आया था। आए दिन दोनों के बीच विवाद की खबरें भी हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। रंजीत पिछोड़वाल और उनकी पत्नी संतोषी पिछोड़वाल की लाश जो है उनके घर में उनके कमरे में मिली थी, जिसमें कि जो रंजीत पिछोड़वाल हैं वो फांसी पर लटके हुए थे और उनकी पत्नी जो है मृत अवस्था में बिस्तर पर थी। सुसाइड नोट में यही है कि मैं मार के मर रहा हूँ। रायपुर के भगत सिंह चौक पर हुए लूट के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके से नगद रुपए और सामान जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2 बाइक पर 4 बदमाशों ने सड़क पर पीछे से टक्कर मारकर उसे गिरा दिया, उसके साथ मारपीट की। पीड़ित से नकदी रुपए और बाइक लूटकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच की, आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से मोबाइल और नकदी बरामद कर उन्हें जेल भेजा गया। सनी शर्मा, जो कि अवंती बिहार का रहने वाला है, ये रेलवे स्टेशन से अपने मालिक के घर में जा रहा था। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात लोगों ने इसको रोक करके इससे नकदी 4000 रुपये, गाड़ी की चाबी और मोबाइल लूट लिया था। एक नाबालिग सहित कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनसे लूटा गया मसरूका 1200 रुपये, मोबाइल और गाड़ी की चाबी बरामद कर उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। कोरिया के भरतपुर ब्लॉक में स्थित रमदहा जलप्रपात में होने वाले हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से यहां पर एक नोटिस बोर्ड तक नहीं लगा, जबकि हाल के दिनों में यहां डूबकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। होली के दिन ही मध्य प्रदेश के मानपुर इलाके के 3 युवकों की यहां डूबकर मृत्यु हो गई। बढ़ते हादसों को देखते हुए इलाके के ग्रामीणों ने एक समिति बनाई थी, लेकिन समिति पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर उसको बंद कर दिया गया। अब इस इलाके के ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा के उचित प्रबंध करने की मांग की है। कि रमदहा में धीरे धीरे अंतर्राज्यीय पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगे, एक कम से कम गार्ड हो और वहां पे कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि कभी
कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो उसके बचाव के कोई उपाय किए जा सके। शुल्क लिया करते थे बैरियर लगा के, सहयोग राशि की हम किसी माध्यम से इसका डेवलप कर सके, रमधा वाटरफॉल का जो घटनाएं हो रहा है उसको हम लोग नियंत्रित कर सके। लेकिन एक दिन वो आए और धमकी उमकी दे के चले गए कि ये सब अवैध आप लोग कर रहे हैं। उस दिन से हम लोग समिति बंद कर दिए। उसके बाद ये 5वां घटना है। छत्तीसगढ़ में 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना टीकाकरण काफ़ी सुस्त गति से हो पा रहा है। 16 मार्च से अभियान की शुरुआत हुई। प्रदेश में 13,21,000 से ज़्यादा बच्चों को इसके तहत कोरोना वैक्सीन लगनी है, लेकिन अभी तक तकरीबन 33,000 बच्चों को ही टीका लग पाया। ये टारगेटेड ग्रुप का महज 2% है। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के एक हफ्ते के बाद तक ये आंकड़ा कहीं से भी बेहतर होता नहीं दिख रहा, खासकर तब जबकि चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया जैसे कई देशों में कोरोना की अगली लहर चरम के ऊपर दिखती है। आशंका है कि मई जून में भारत में भी चौथी लहर की दस्तक हो सकती है। बच्चों की कम वैक्सीनेशन पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चिंतित हैं, रफ्तार बढ़ाने की बात कहते हैं। पिछले 2 दिन में प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या बढ़ गई। ओडिशा के जगन्नाथपुरी के मंदिर प्रबंधन समिति ने बसना के नीलांचल सेवा समिति को श्री जगन्नाथ महाप्रभु के नंदी घोष रथ का एक पवित्र चक्र आशीर्वाद के रूप में प्रदान किया। जगन्नाथ प्रभु की विधिवत पूजा के बाद आज पवित्र चक्र को स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम में पुरी जगन्नाथ मंदिर से जगत गुरु स्वामी निष्ठलानंद सरस्वती जी, उनके अनुयायी बसना पहुंचे। इस समारोह में प्रमुख रूप से नागपुर से शिव गर्जना, ढोल, ताशा, ध्वज पथक की पूरी टीम और कीर्तन मंडली का रोड शो बसना में हुआ। इस दौरान 10,000 से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। जगन्नाथ महाप्रभु बैठ के जाते हैं, उस रथ का नाम है नंदी घोष। 16 चक्के लगते हैं, उसमें से एक चक्का इस साल मुझे मंदिर कमेटी वालों ने प्रदान किया, क्योंकि मैं 35 साल हो गया रथ यात्रा में पुरी जाता हूँ। इस कार्यालय के बनने का इंतजार कर रहे थे, ये कार्यालय बना है तो आज इस चक्र की भी स्थापना हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।